दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है, लेकिन हमले के चक्कर में पोपट हो चुका है इजराइल का यहाँ पर। यस, सुनने में ये आ रहा है इस टाइम पर कि जो मिसाइल्स दागी गई थी उसमें से ज्यादातर मिसाइल्स ईरान में लैंड ही नहीं कर पाई, हवा में ही फूट गई, नेस्तो नाबूद हो गई, ठीक हमारे दिवाली के रॉकेट्स की तरह। आइए सुनते हैं आईडीएफ वाले अंकल क्या कह रहे हैं इसके बीच में। That we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. आईडीएफ वाले अंकल यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर ईरान ने इसके जवाब में कोई हमला किया तो हम दोबारा उसके ऊपर और बड़ा हमला यहाँ पर करेंगे। ये सब तो बातें ठीक है, लेकिन सोफिस्टिकेशन देख रहे हो किस लेवल की है। इतने बड़े वॉर के बीच में सोफिस्टिकेशन। दिल्ली में हमारी गाड़ी पे कोई दूसरी गाड़ी छू के निकल जाती है ना, तो मादी बहनदी पे आ जाते हैं हम लोग। अब देखो हमला तो यहाँ पर साफ साफ हुआ, ईरान क्या बात बोल रहा है और वहां से क्या वीडियोस निकलकर सामने आ रही है ये भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले सवाल पूछना चाहता हूं नेतन्याहू से कि हमला करने से पहले आपने मोदी जी से सलाह करी थी कि नहीं करी थी, बताओ आप मुझे। क्योंकि हमारा गोदी मीडिया जो है बार बार इसी तरीके के नैरेटिव सेट करता है हमारे देश के अंदर। थोड़े दिन पहले मोदी जी ने नेतन्याहू से बात करी थी और ऐसे दिखाया था गोदी मीडिया ने जैसे कि नेतन्याहू मोदी जी से कॉल कर करके पूछ रहे हैं, मोदी जी क्या करूं, अगला स्टेप क्या होना चाहिए मेरा। ईरान पर हमले से पहले पीएम मोदी को इजराइल का फोन। हमारी मीडिया ऐसे दिखा रही थी थोड़े दिन पहले तक जैसे कि नेतन्याहू हगने से पहले भी मोदी जी को फोन करके पूछता है, मोदी जी हगू या ना हगू। अब आपको दिखाना चाहता हूं एक एक करके कि ईरान के तेहरान से क्या क्या वीडियो सामने निकल कर आ रही है और कैसे उसमें दिखाई दे रहा है कि जो मिसाइल्स आ रही थी ईरान की तरफ उसको हवा में ही नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। इजराइल के आयरन डोम के बारे में बात करी जाती थी और इंडिया में बैठकर कुछ मोदी जी के भक्त जो हैं वो आयरन डोम की तारीफ करते थे, लेकिन ये तो उसका भी बाप निकला है। नहीं। अब इस वीडियो में क्लियरली हमारे को नजर आ रहा है कि किस तरीके से इजराइल की जो मिसाइल्स हैं उनको हवा में ही नेस्तो नाबूद किया जा रहा है। एक और वीडियो इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अबे इससे अच्छा तो हमारे दिवाली के रॉकेट लेकर के चले जाते, कम से कम वहां पर लोगों का कुछ एंटरटेनमेंट तो होता, थोड़ी सी लाइट तो नजर आती हवा के अंदर। वैसे इस पूरे सिनेरियो को देखने के बाद इजराइल के मिसाइल्स भी रो रहे होंगे, बैठ करके सोच रहे होंगे इससे बढ़िया तो हमारे को कोई ईरान में ही बना देता। इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ सोर्सेज की तरफ से वीडियो सामने आ रही है निकलकर कि तेहरान में सब कुछ इस टाइम पर नॉर्मल है और एक नहीं बल्कि काफी सारी इसकी वीडियोस नजर आएंगी आपको। जरा देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। Flight operations at Imam Khomeini Airport are continuing as normal। ये ईरान मिलिट्री की तरफ से एक ट्वीट आपको दिखाया मैंने अभी। इनफैक्ट आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ, नॉर्मलसी किस लेवल की है तेहरान के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब इजराइल का काफी तगड़ा पोपट हो गया है यहाँ पे। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं ईरान के अंदर लोग इस पूरे इजराइल अटैक को मॉक करने का काम कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं इजराइल की। دیده شدن و صدای هواپیماهای اسرائیلی در آسمان رشت. पेपर प्लेन के ऊपर इजराइल का नाम लिख करके किस तरीके से उसकी करी जा रही है यहाँ पर। ये हालत है इस टाइम पर इजराइल के अटैक की, जिस लेवल का अटैक बताया जा रहा था। इनफैक्ट जब से ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर अटैक किया था उसके बाद से इजराइल ये कह रहा था कि हम ऐसा हमला करेंगे कि पूरी दुनिया उसको देखती रह जाएगी। हर आए दिन नेतन्याहू टीवी पर आते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन हुआ क्या, पूरी तरीके से टाइम टाइम फिश। अब देखो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि एक भी मिसाइल लैंड नहीं करी है, कोई भी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ, कोई भी धमाका नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन जिस लेवल का अटैक ये बताया जा रहा था, इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा था कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हम टारगेट करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करी जा रही थी, लेकिन हुआ क्या,
जुमलेबाजी निकली सब कुछ। अब आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर क्या ईरान इसका रिस्पॉन्स यहां पर देगा। डेफिनेटली ईरान इसका रिस्पॉन्स यहां पर देगा, ये भी सूत्रों की तरफ से न्यूज निकलकर सामने आ रही है। इनफैक्ट इसी में आपको ये देखने को मिलेगा कि ईरान ने कंफर्म किया है एक अटैक इजराइल की तरफ से, और ये भी बताया कि एक लिमिटेड डैमेज भी ईरान के अंदर हुआ है। मतलब न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ा करके रख देंगे टू लिमिटेड डैमेज पर यहां पर इजराइल आकर के रुक चुका है। ये है इजराइल की हालत। ईरान की तरफ से कोई बहुत बड़ा डैमेज यहां पर नहीं बताया जा रहा है, लेकिन क्योंकि तेहरान के ऊपर अटैक किया गया था तो इसकी जवाबी कार्रवाई डेफिनेटली होगी, लेकिन जवाबी कार्रवाई भी एक प्रोपोर्शनेट कार्रवाई होगी, ये भी बताया गया। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको फिर से दिखाना चाहता हूं। अकॉर्डिंग टू ईरान बेस्ड न्यूज एजेंसी, द कंट्री इज रेडी टू रिस्पॉन्ड टू इजरायली एग्रेशन एज अर्लियर स्टेटेड। इजराइल विल रिसीव अ प्रोपोर्शनल रिएक्शन, द एजेंसी रिपोर्टेड साइटिंग सोर्सेज। अब देखो वॉर रुकवाने वाले पापुआ कहां हैं ये तो मुझे नजर में नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज नजर आ रही है, वो है प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। एक तरफ से हम देख रहे हैं कि इजराइल भी प्रोपोर्शनेट रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है और ईरान भी सेम लाइंस के ऊपर बात कर रहा है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये जो हमला इजराइल ने किया है इससे मिडिल ईस्ट में जो टेंशंस हैं और ज्यादा इंटेंसिफाई होने वाली है। साथ ही इस पूरे सिनेरियो को देखकर ये बात भी समझ में आती है कि नेतन्याहू को कुछ भी नहीं आता, ना ही उसको वॉर लड़नी आती है और ना ही उसको पीस टॉक्स करनी आती है। पूरी तरीके से नील बटा सन्नाटा, ऐसा लग रहा है मोदी जी का बिछड़ा भाई है कोई। वैसे नेतन्याहू को देख के काफी लोग उनकी उम्र के बारे में धोखा खा जाते हैं, ऐसा लगता है कि शायद वो 50s या 60s में होंगे, लेकिन ये आदमी 75 ईयर ओल्ड है। यस, इस बुढ़ापे में इस आदमी को इस वॉर की सूझ रही है। बुढ़े तू तो चला जाएगा, देश का क्या होगा। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं नेतन्याहू के दोस्त नरेंद्र के बारे में। यस, नेतन्याहू मोदी जी को नरेंद्र बोलते हैं। मोदी जी भी कल इंडिया में काफी मीटिंग खेल रहे थे। खेलिए मीटिंग। मोदी जी ने कल इंडिया में जर्मनी के चांसलर शोर्ट्ज से मुलाकात करी। इन दोनों के बीच में एक बायलैटरल मीटिंग हुई, 8 एग्रीमेंट इन दोनों ने साइन करे हैं। लेकिन वेट, उससे पहले जरा मोदी जी अपना स्टाइल तो मार लें, जर्मन लैंग्वेज बोल के तो दिखा दें यहाँ पे। जर्मन भाषा में कहूं तो आलेस क्लार आलेस। मोदी जी यहां पर अपनी जर्मन भाषा को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जर्मन भाषा का क्या फायदा जो कि जर्मनी के चांसलर का नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे मोदी जी। जरा सुनो एक बार क्या कह रहे हैं शोर्ट्ज। शोर्ट्ज को चांसलर शोच कह रहे हैं यहाँ पर मोदी जी। अरे यार कोई टेलीप्रॉम्प्टर लगा दो इनके लिए यहाँ पर 2-4 लाके। मतलब चांसलर शोर्ट्ज यहाँ पर ठीक तरीके से बोल नहीं पा रहे, लेकिन जर्मन बहुत फ्लुएंटली बोलता हूँ मित्रों। अब जैसे कि मैंने बताया, इस बायलैटरल मीटिंग में 8 एग्रीमेंट साइन करे गए, लेकिन इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस मीटिंग के बाद जर्मनी ने एनुअल वीजा कोटा जो है वो इंडियंस के लिए, स्किल्ड इंडियंस के लिए 90,000 इंक्रीज करके कर दिया है। यस, 90,000 काफी बड़ा नंबर है। लेकिन यार मोदी जी क्या जरूरत है, अपने गुजरात के लोगों का बिजनेस क्यों खा रहे हो आखिरकार आप यहाँ पर बैठ करके। दिखाना चाहता हूं आपको, रिसेंटली गुजरात में फेक वीजा का एक रैकेट पकड़ा गया है। मतलब हमने देखा कि फेक पीएमओ के अधिकारी गुजरात से आते हैं, फेक हमने यहाँ पर कोर्ट रूम देख लिए, अब देख रहे हैं फेक वीजा भी यहाँ पर बन रहे हैं गुजरात के अंदर। इसी के साथ मोदी जी का एक और इंटरनेशनल वीडियो कल काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। ये ब्रिक्स समिट का वीडियो है जहां पर मोदी जी नजर नहीं आ रहे, लेकिन बाकी के वर्ल्ड लीडर्स नजर में आ रहे हैं। आपको सबसे पहले वीडियो दिखाना चाहता हूं, मोदी जी मिले तो बता दें। अब इस वीडियो में कहीं पर भी मोदी जी नजर नहीं आ रहे हैं, ब्रिक्स समिट की ही ये वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में एक छोटा सा पेच है। इस वीडियो को ये कहकर बताया जा रहा है कि भाई मोदी जी तो वहां थे ही नहीं, उनके बिना फोटो खिंचवा ली। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह थी कि मोदी जी एक दिन पहले ही ब्रिक्स समिट से वापस आ चुके थे। अब मोदी जी ब्रिक्स समिट से एक दिन पहले वापस क्यों आ गए? क्योंकि वहां पर उनका डंका नहीं बज रहा था, शी जिनपिंग का डंका वहां पर बज रहा था। पुतिन शी जिनपिंग को ज्यादा अटेंशन दे रहे थे। इसकी फोटोज वीडियोज मैंने बकायदा आपको परसों की वीडियो में दिखाई थी। और क्योंकि पुतिन ने शी जिनपिंग को ज्यादा भाव यहां पर दे दिया, सारी कहानी एक्सपोज हो गई और इसीलिए मोदी जी एक दिन पहले दौड़े चले वापस इंडिया आ गए। वरना सोचो क्या मोदी जी कभी इंटरनेशनल दौरे से एक दिन पहले वापस आते हैं? मोदी जी 2-4 दिन बाद वापस आते हैं यहाँ पे। अब मोदी जी की तो काफी बात हो गई, थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में भी। इससे जुड़ी हुई एक बड़ी न्यूज सामने आ रही है। इलॉन मस्क जो कि डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा एंडोर्सर है, उसका नौकर बन के इस टाइम पर बैठा हुआ है। एक न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से पता चला है कि इलॉन मस्क जो है पुतिन से पिछले 2 साल से लगातार टच में है, कांटेक्ट में है। अब अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूं कि अमेरिका और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो ठीक वैसे ही जैसे कि मोदी जी और राहुल गांधी के रिलेशंस हैं। सामने भी एक दूसरे को गाली देते हैं, पीठ पीछे भी एक दूसरे को गाली देते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि 2022 से इलॉन मस्क पुतिन के साथ बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। इनफैक्ट इस पूरी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इलॉन मस्क से पुतिन ने एक फेवर मांगा था कि वो ताइवान के ऊपर अपने स्टारलिंक के जो सैटेलाइट्स हैं उनको चालू ना करें। एलिजिडली ये जो फेवर है ये पुतिन ने शी जिनपिंग के लिए, उनके फायदे के लिए मांगा था। सोचो यहाँ पर कितना बड़ा खेल चल रहा है। एक तरफ अमेरिका और रशिया के बीच में कितनी बड़ी टेंशन है, दूसरी तरफ इलॉन मस्क जो कि ट्रंप के सबसे बड़े एंडोर्सर है, वो रशिया को कितने बड़े बड़े फेवर्स कर रहे हैं, चाइना को फेवर्स कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। अब जब इलॉन मस्क से सारे मैटर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली, यहाँ पर एक भी चीज का जवाब नहीं दिया।
ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते इंडिया। वैसे अगर ऐसा हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि इलॉन मस्क रोज सुबह शाम ट्विटर पे लोगों का दिमाग खा रहा है बैठ करके और ये कह रहा है कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाने की बातें करी जा रही है और दूसरी तरफ से रशिया से पता नहीं कौन सी बातचीत करी जा रही है यहां पर। अब इस न्यूज के सामने आने के बाद यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में काफी तगड़ा हल्ला मचने वाला है, क्योंकि वहां पर गोदी मीडिया नहीं है, वहां की मीडिया सच में सवाल पूछती है वहां के नेताओं से। वैसे आपको क्या लगता है कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा ट्रंप के पूरे कैंपेन के ऊपर, ये मुझे नीचे बताना कमेंट सेक्शन में। इसके साथ जो ये अटैक हुआ इजराइल ने किया ईरान के ऊपर, इसके बारे में आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकालना। जाते जाते आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो किस बात की वेट कर रहे हो? नेतन्याहू के एक और पोपट की वेट कर रहे हो क्या?